अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और नून लीग के ताहयात कायद हैं, उनकी जो आखिरी सज़ा थी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालेअदम करार दे दी है। और उस रेफरेंस को कालेअदम करार देने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जो एविडेंस थी वो एडमिसिबल ही नहीं थी, वो फ़ोटो कापीज़ थी। और जब उनसे पूछा गया कि नैब ने खुद क्या तफ्तीश की थी रेफरेंस दायर करने के लिए, तो पता चला जी वो नैब ने JIT के एनालिसिस पर रिलाई किया, एविडेंस कुछ नहीं थी या कुछ कोई तफ्तीश करके कुछ बनाया नहीं था। एविडेंस था वो फोटोकॉपी वही बता रहा ना, वो एडमिसिबल ही नहीं थी। कानून शहादत है पाकिस्तान का एक, उसके तहत आप फोटोकॉपीज़ या आप बगैर कंसेंट के रिकॉर्ड किए हुई वीडियोज़ और ऑडियोज़ को बतौर शहादत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ संधेला साहब। ये नून लीग के बड़े देरीना और सरगर्म कारकुन हैं, यूरोप से होते हैं और अपने पल्ले से टिकटें खर्च करके आते हैं यहाँ पे, ख्वारी काटते हैं अपने कायद की मोहब्बत में। वो हैं मोहसिन साहब हैं और हसन अयूब हैं बाखबर साहब। ज़रा मैंने कहा पूछूं कि आज नून लीग के लिए ये कैसा दिन है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। परवेज़ संधेला साहब, तो मेरे ख्याल में टिकट के पैसे डूबे नहीं यार। बिल्कुल असद, एक तो बहुत शुक्रिया। मैंने ना हम लोग जब अपना प्रोग्राम करते तो उसमें जो मेरे दोस्त हैं ना, हम लोग 125 नंबर पर, 26 नंबर से 136 नंबर पर हमारी अदलिया, आज मैं यहीं पे खड़ा होकर यहीं से उठाकर अंदर ना ले जाए फेंक दे। बिलीव करें कि आज ये केस की हेयरिंग सुन के नैब की तरफ से मुझे पता लगा ये इसको 150, 70, 80 भी होना चाहिए। देखें बार बार जो तो आमिर फारूक साहब हैं वो उनसे क्या मांग रहे हैं, आपका केस है यार, ये बंदे को इन्वॉल्व करें, बताएं ये कैसे इन्वॉल्व है। बार बार, एक नहीं 10 बार सबूत मांग रहे हैं, करें जी हमारे पास सबूत कोई नहीं है, तो आप लेने के आए हैं जी हमारे पास वो JIT के, और JIT का जो उसका सरबराह था वाजिद ज़िया, तो वो तो खुद कह चुका कि किसी जगह पे मियाँ साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो फिर अगर आपके पास सबूत, उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत है, तो जस्टिस साहब एक दफ़ा तो उन्होंने कहा अच्छा जी हैं तो लाए थे जी, वो फोटोकॉपी और नेगेटिव है। सर देखें, अगर ये निज़ाम है, आप अपने पहले बता चुके हैं, ये सारी की सारी जनरल बाजवा साहब, अब नाम लेकर खुलकर कहते हैं, जनरल फैज़ साहब, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तकरीर सुन लें। और मैं एक बात और बताऊँ, हसन भाई इस पर बात करेंगे, मेरी नज़र में ये फैसला, ये हेयरिंग उस वक्त से लेके अब तक, ये केस जब आया था तब भी 2 हेयरिंग का था और अब भी 2 हेयरिंग में हल हुआ है। ये जितना लटकाया गया था सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए और अपने प्यारे लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, मैं अभी आपको वापस बात हुई जो आपने आखिरी पॉइंट है ना कि किसको निकालने किसको लाने के लिए। हसन भाई, कोर्ट की अगर आज का जो क्रक्स है आपकी नज़र में, वो क्या है अहम जो बातें आज कोर्ट में हुई? लाइक वैसे तो मज़का खेजी था, लेकिन फिर आज भी कोर्ट कंफ्यूज दिखाई दी। कोर्ट अभी तक इस बात के ऊपर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमने इस केस को रिमांड बैक करना है या अपील को जो मेरिट के ऊपर सुनने के बाद भी वो ये सोच उनके अंदर आ गई थी कि हम इसको दोबारा रिमांड करें या इसी के ऊपर फैसला कर दें, क्योंकि अदालत के सामने बड़ी चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि ये केस में जो सज़ा दी गई है ये सब इंजीनियर्ड है। और ये यानी जो आपका कहते हैं ना, ट्रायल के कुछ जुज़्व होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे करने हैं, उसके बाद ही आप किसी को सज़ा दे सकते हैं। तो एक ट्रायल इनकम्प्लीट था और ट्रायल के अंदर जो एविडेंस को बतौर एविडेंस दिया गया था वो एग्जिबिट नहीं हो सकता था। फिर उसके अलावा यानी मफरूज़ों के ऊपर एक कहानी जो है वो घड़ी गई और उस कहानी के ऊपर जो है वो उन्होंने उसको दी सज़ा। अब कुछ CMAs थी जो कि हसन और हुसैन नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो दी थी, सुप्रीम कोर्ट में पनामा के केस के अंदर दी थी, उनको बतौर एविडेंस भी वो लेकर आ गए। और फिर JIT के अंदर जो उनकी स्टेटमेंट्स थी उनको 161 का बयान के तौर पर हसन और हुसैन नवाज़ का उसको वो शामिल कर दिया। तो ये यानी 161 का स्टेटमेंट जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है ये उसने खुद रिकॉर्ड करना होता है। यानी नैब के तफ्तीशी अफसर का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो ये यानी 161 का बयान रिकॉर्ड करते, वो उन्होंने तो वो बयान लिया ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट में तो जब आता है तो वो फिर 164 का स्टेटमेंट है ना, वो तो कोर्ट के सामने है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी के सामने होता है वो 161 का होता है। अच्छा, अब ये जब इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बावजूद वो जज अरशद मलिक साहब ने जो सज़ा दी, वो अरशद मलिक साहब की ये सज़ा एक बड़ी ओपन बात है। जो बात हम सुनते थे ना कि जो ये कर्नल लियाकत साहब हैं वो उनको उठा के ले गए और फिर दोबारा जो है उनको तहरीरी फ़ैसला दिया और फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ वीडियो उनको दिखाई और फिर वो तहरीरी फ़ैसला उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया। मरहूम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात जो है अब रोज़े रोशन की तरह वाज़े नज़र आई है ना कि वो फिर जज था ना, जैसे उन्होंने बेसिक लॉ तो पढ़ा था, मैं तो LLB नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन अगर मुझे भी ये जो बुनियादी चीज़ें मालूम हैं
गो के मतलब मैं नालायक आदमी हूँ, लेकिन मुझे भी अगर ये बुनियादी चीज़ें मालूम हैं तो वो मरहूम अरशद मलिक को नहीं मालूम थी। पता नहीं उनको तो कितना माजी की इंसान, मैं खुद गुनाहगार हूँ, पता नहीं क्या क्या गलतियाँ की हुई हैं। कल मुझे को कोई कंप्रोमाइज़ करवा दे इस तरीके से तो वो ब्लैकमेल हुए थे बेचारे, वो ब्लैकमेल हुए थे, अंडर प्रेशर आए थे। वो एक वीडियो थी ना, वो एक वीडियो थी उनकी और कंप्रोमाइजिंग को वीडियो थी। तो अल्लाह ताला माफ़ कर रखे, हमें भी इस बुरे वक्त से बचाए। लेकिन उनके साथ जो हुआ मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो ये चीज़ हुई है ना, तो फिर वो जिस तरह किसी की कमज़ोरी को देखकर आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, वो इस तरह आर्म ट्विस्टिंग की। और फिर उनके अंदर एक गिल्ट था और वो गिल्ट की वजह से वो नवाज शरीफ साहब को मिलने गए थे। जब उनको यानी तिब्बी बुनियादों के ऊपर बेल मिली थी तो वो जाकर उन्होंने माजरत की थी नवाज शरीफ साहब से। तो वो माजरत की वजह क्या थी? उनके ऊपर एक गिल्ट था ना, और किसी हद तक उन्होंने उसको भी साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद फिर उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि उन्होंने कोई एफिडेविट देना पड़ गया। बहुत साहब से पूछ लो। अच्छा मोहसिन साहब, आपकी वैसे क्या फीलिंग है? अब आप भी नून लीग के जैसे कहते हैं सरगर्म आप शख्सियत हैं और अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या फीलिंग्स थी आज जब सुन रहे थे जब आप ये सारी समात में कि ये हुआ क्या है? कुछ समझ आ रही थी आपको? जी, सारे हेयरिंग्स में मैं यहाँ पे था, मौजूद था। लेकिन मुझे ये सारी हेयरिंग्स सुन के और सारा ये केस सुन के बहुत अफसोस हुआ कि मियाँ साहब के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। और इस ज़्यादती का अजाला अब हमें नहीं पता कि कौन करेगा, किस तरह होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, जीत हुई है, मुस्लिम लीग नून की जीत हुई है, मियाँ साहब की जीत हुई है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है जी। पूरे पाकिस्तान की जीत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आखिर में जाते जाते परवेज सुंदीला साहब एक निकाला और किसको लाया? ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक निकालने के लिए और एक को लाने के लिए था, सब कुछ हुआ, बिल्कुल नो डाउट ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सियासत का ये दायरों का सफ़र ख़त्म हो गया है और ये मियाँ साहब को आखिरी दफ़ा निकाला गया था, अब दोबारा कभी मियाँ साहब के साथ ये नहीं होने लगा? ये आपको यकीन है अब नून लीग वालों को पूरी तरह? आने वाले वक्त के बारे में तो खुदा की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता। अगर पिछले वाला वक्त देखें तो ये मुझे नहीं लगता कि खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक द्वारा कभी ऐसे हो। पिछले वक्त को देखा जाएगा। हमारे एक दोस्त थे, कल हम बैठे हुए थे, नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि यार बात यह है कि 2-2.5 साल के बाद ये जो मियाँ साहब है ना, उन्होंने बड़ी मतलब कि उन्होंने कहा ये अकेले भी बैठे हो ना तो इनके सामने बम पड़ा तो ये उधर तो देखेंगे जाके ऐसे बम को मार देंगे। मैंने कहा बम भी इनको मारता है, ये बम को मारते हैं, सीधी बात करो। फिर आप समझ गए हैं ना। तो बात ये है कि ये पाकिस्तान का क्या हर प्राइम मिनिस्टर ही बम को मारता है? सारी कोई इतने और पूरा अब आप इसको उल्ट कर रहे हैं ना, बम खुद गिरता है आगे। तो देखिए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी अगर इब्तदा हो जाए, जैसे काजी फैसल साहब जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो माजी में गलत मलत हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर तमाम चीज़ें, जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक गलत को ठीक किया है ना, इसमें तनकीद भी हो रही है, पीटीआई वाले तनकीद भी करेंगे, फैसले पर भी, जजों पर भी करेंगे, लेकिन ये गलत हुआ और वो ठीक हो रहा है। और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आगे जाके हमारी अदलिया भी सीखेगी, तमाम अदारे सीख रहे हैं। देखें आपकी इस्टेब्लिशमेंट आखिरी तकरीर में कह के गए बाजवा साहब गलती होगी माफ़ कर दो, मौजूदा जो हैं वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दूर रख रहे हैं। अदलिया जो है वो भी अपने किए हुए खुद गलत फैसले ठीक कर रही हैं। तो सियासतदान भी करें, उनमें कोशिश करें कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अब वो चीज़ें छोड़ दें, जब उनको मौका मिले बात करने का तो वो अफगानिस्तान के बारे में या बांग्लादेश बनाने के बारे में ना बात करें, बल्कि ये करें कि जो गलतियां हो गई मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे भी लेके आओ, कहीं साथ एडजस्ट कर लो तो मैं भी साथ मिलजुल कर कुछ मुल्क के लिए कुछ करूँ। एटलीस्ट मैं ये ज़रूर समझता हूँ, मैं परवेज सुंदीला साहब से एग्री करता हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने आपसे क्या बात प्राइवेट हो रहा है? नहीं कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं, सब मिल रहे थे, हसन भाई ने मिलवाया, सलाम दो, सिर्फ सलाम दो, लाइक मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं कि मैं कोई एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते थे। एक ही साफी की मुलाकात हुई है, वो असद नहीं कोई ऐसे नहीं, कोई ऐसे नहीं। तो मैं पता नहीं मैं, लेकिन एक बात जरूर को सम टाइम जो है ना वो बीच में वो चुल हो जाती है, वो बात कर जाता है, वो भाग भी है। अच्छा वो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जाने से पहले कि मैं इनसे परवेज सुंदीला साहब ने जो तजवीज़ दी है ना, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान में हम सब गलतियाँ करते हैं, ये मुल्क आज जिस मुकाम पर पहुँचा है वो हमारी गलतियों की वजह से पहुँचा है। मैं फ़ौजी शराफिया, सियासी शराफिया, जुडिशल शराफिया सब की बात कर रहा हूँ, लेकिन एतराफ़ भी करना रहिए। आज पीटीआई के साथ जो हो रहा है मैं समझता हूँ उसमें बहुत सी चीज़ें आइन के मावरा हो रही हैं, लेकिन अगर पीटीआई कहती है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन माजी में जब वो इस ज़्यादती के बेनिफिशरी थे उसका एतराफ़ तो करें कि जब उनके दौर में गैर आइनी चीज़ें होती रहीं तो उस पर खुशियाँ मनाते थे, वो कम अज़ कम उसका एतराफ़ तो करें, उस पर माजरत तो करें, उस पर माजरत तो करें। फ़र्क है मेरे फ़र्क है।
फ़र्क ये है कि जो पीटीआई को सहूलतकारी फराम की गई है अदलिया की जानिब से, जो वो लाडलापन था, जिस तरीके से एक बड़ा क्लियर केस अगर आता है चौधरी परवेज़ इलाही का, आपका ताल्लुक बहुत अच्छा है मुझे मालूम है, उसके बावजूद उनको बेल दे दी जाती है। पहली हियरिंग के ऊपर कहते हैं केस नहीं बनता, डिस्चार्ज कर दिया है। तो जब इस तरह के मुकदमात होंगे तो फिर सिस्टम रिएक्ट करता है, तो सिस्टम ने रिएक्ट किया है। यानी अब खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनके ऊपर बड़ी दुनिया आ रही है, अमेरिकन एम्बेसी का भी आ रहा होगा, जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, लेकिन बात ये है कि वो अमेरिकन सिटीज़न भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का कानून तो है ना। वो जिस तरीके से जलाओ गिराव हुआ, जब आपने कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ है अमेरिका के अंदर, तो फिर क्या वो किसी की बख्शिश हुई है? वहाँ पर जो है ना वो स्पीडी ट्रायल्स हुए हैं और सजाएं सुनाई गई है, कन्विक्ट किया गया है। यहाँ पर तो जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बात यह है कि बड़ा फ़र्क है। ये जो यहाँ पर आज कुछ अगर मावराए कानून हो रहा है तो वो पहले नहीं हो रहा था, उसका रास्ता, उसकी वजूहात दी हैं हमारी सिस्टम ने, हमारी अदलिया ने, और फिर उस सिस्टम ने उसके आप कह रहे पहले मावराए कानून नहीं हो रहा था? क्या चीज़ जो आपने कहा पहले नहीं जब से ये जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट आई है, देखिए बात बड़ी खुलकर बात करते हैं, असद मुझे पता है आप हमेशा बात करते हो फिर बात करते हैं, और मैं भी खुल के बात करता हूँ। आप मुझे बताओ, इससे पहले गुड टू सी यू से पहले आप बताएं कि क्या हुआ था? 9 मई से पहले कोई इस तरह का काम होता था? 9 मई से पहले कभी हुआ? नहीं हुआ ना। फिर 9 मई के बाद फिर करना पड़ा ना, जब आपने जब एक संजीदा मुकदमात हैं जिसके ऊपर एविडेंस मौजूद है, केस बना हुआ है, उसके ऊपर एक्विटल दे रहे हैं, तो फिर भाईजान सिस्टम भी रिएक्ट करता है। वो कहता है अच्छा नेशनल सिक्योरिटी जहाँ पर आ जाए ना, फिर वहाँ पर वो हर चीज़ को पसे पुश डाल देते हैं। इसे पाकिस्तान नहीं है, दुनिया की हर सॉवरेन स्टेट करेगी इस तरह। एक छोटा सा कमेंट देखें, ये जो अभी कहा जा रहा है ना कि देखिए इससे पहले 9 मई से पहले या इमरान खान से पहले सिस्टम, आपका जो पूरा सिस्टम था ना, वो सियासतदानों से इस लेवल की ज़्यादतियाँ करता था, शहीद कर देता था, फांसियाँ दे देता था, मार देता था, इक़्तिदार से निकालने के साथ साथ मुल्क से निकाल देता था। वो ये सब कुछ नहीं करते थे जो इमरान खान साहब ने किया, और फिर उसके अलावा वो फिर भी खामोश रहते थे, दियारे गैर में चले जाते थे, वापस आते थे, जमहूरी तरीके से लड़ते थे, डिक्टेटर को भगाते थे, फिर वापस आकर हुकूमत करते थे, फिर भगाया जाता, फिर मारा, फिर शहीद किया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो किया, ये सिस्टम आज जो कर रहा है, जो आप ज़्यादतियाँ कर रही हैं, उस वजह से कर रहा है कि सिस्टम को आप वहाँ ले गए हैं जहाँ पे उनके पास कोई रास्ता ना उनके लिए बचा है और ना में उनके साथियों के लिए बचा है। लेकिन जो इस सिस्टम में उनको लाए थे उनका भी तो कोई एहतसाब करे ना, उनका भी कोई करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो सवाल है ना कि उनका एहतसाब कौन करेगा। लेकिन आज भी देखो कि इमरान खान को जेल के अंदर एक बड़ी बैरक दी गई है, प्राइवेट चैनल्स आज तक किसी को अलाउ नहीं किए गए, उसको अलाउ किए गए हैं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मरीम नवाज तक देख लें, किसी को साइकिल एक्सरसाइज मशीन नहीं दी गई, उसको ये भी दिया गया है। फिर देसी घी में भुने हुए देसी चिकन और देसी मटन किसी को नहीं दिए जाते, इनको दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं हमने 80,000 रुपये जमा कराया है, चलो जी जमा करा दिया आपने 80,000 रुपया। फिर किसी के लिए वॉशरूम्स नहीं बने हैं आज तक, 9 कमरे, टाइल्स, 9 डॉक्टर, कोई नए टाइल्स 15 लोग, बैरक्स बड़ी की गई हैं, बैरक्स तो ये कभी किसी के साथ हुआ है? आज तक नहीं हुआ। और फिर बच्चों के साथ ओवरसीज गुफ्तगू कराई जाती है, बच्चों के साथ वीडियो कॉल नहीं है, ये है कि बात कराई जाती है। अब ये चीज़ें नवाज शरीफ को मुयस्सर तो नहीं थी, जब उसकी बेगम बिस्तर मर्ग पर थी तब भी उसको मुयस्सर नहीं थी, तो आज भी तो वो लाडला है ना। कल जरदारी साहब ने भी बात वाज़ेह कर दी कि लाडला आज भी इमरान खान है। चले, बहुत शुक्रिया परवेज़ संधीला साहब, मोहसिन साहब, हसन अयूब साहब। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे थे। इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट वील आ गया वो हम बिलावल भुट्टो साहब जो आज आए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उनके नाना का जो रेफरेंस था उसके ऊपर आपको अगली खबर देंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।